हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामे में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में बेसिकली जहां भी आपका सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल या फिर जनरल अवेयरनेस में बेसिकली हम पॉलिटी के सेक्शन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये रिलेटेबल एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बात कर रहे हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर दैट इज यूएसए होगा। यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन फेडरेशन की बोलते हैं ना, फेडरल सरकार या फेडरल गवर्नमेंट, तो ये कहाँ से लिया आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका कनाडा होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, यानी कि स्ट्रॉन्ग किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से जाएगा, वो भी फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम होता है ना कि पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंट्रल से स्टेट के बीच में और स्टेट से भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट उसके बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कनाडा होगा, बी। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविजन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। देखिए इमरजेंसी की बात किया जा रहा है। अब इमरजेंसी का मतलब है कि आपके फंडामेंटल राइट खत्म हो, तो आप नोटिस थोड़ा ये करिए कि फंडामेंटल राइट सबसे पहले कहाँ ख़त्म किया जाए, ये पॉपुलर चीज़ रहा है। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज वी, यानी जर्मनी में हुआ था। जर्मनी को उससे अगर याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछा जाता है कि द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लोकपाल और लोकायुक्त किस बेस पे हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज अम्बेसडर इन एस्केवेंडियम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख कह रहा है मैच करना है। पहले इधर लेफ्ट साइड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोर्सेस, एंड जिससे मान लिया डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया, अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से होगा आपको बताना है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका बी होगा। मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाहूँगा, ये रहा यहाँ पे हमारा जो बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो वो जो है आपका जर्मनी से लिया गया है, ये तो कंफर्म है। बाकी मतलब फर्स्ट का डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी भी जो है उसकी बात करें तो इसका जो करेक्ट सेकंड सही आएगा। बाकी ये कि आप इसे देख रहे हैं, आपको पता ही है कि इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप देखेंगे तो अमेंडमेंट आया था 1976 कब, 42nd अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट किस वर्ड को उसमें ऐड किया गया था, सॉरी इनमें से किस वर्ड को ऐड नहीं किया। देखिए सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड हुआ था, डिग्निटी की बात करते तो ये ऐड नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। मतलब मैं फिर से कहता हूँ 1976 42nd अमेंडमेंट में आपको तीन चीज़ ऐड करी गई थी, इसी को ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। खैर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड हुआ था, बाकी इसमें इंटीग्रिटी नहीं हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम इनमें से कौन सा वर्ड है जो एडेड नहीं हुआ था। लिबर्टी भी था, इक्वालिटी, जस्टिस, ये तीनों था, लेकिन सोशलिस्ट नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ था, जो कि 1976 में मेरे ख्याल से अमेंडमेंट जब हुआ तो उस टाइम ऐड किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन दी प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एकदम से ड्रास्टिक बदलाव आया था, उसी को ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब उस अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी अमेंडमेंट एक्ट के या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदलाव हुआ था। करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन कह दी प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड इंडिया एज। मतलब हमारे जो प्रीएम्बल है इंडिया में वो किस तरीके से, अगर सिस्टमेटिकली अगर आप इसको देखें तो किस तरीके से, बिल्कुल सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर इन द प्रीएम्बल। मतलब किस अमेंडमेंट में ये दो चीज़ ऐड हुआ था, हालांकि और तीन चीज़ हुआ था, यहाँ पे तो दो चीज़ लिखा पूछ रहा है। तो अगर दो चीज़ की बात करें, तीन की बात करें, अमेंडमेंट जो होगा वो टोटल मतलब 42nd अमेंडमेंट में ही हुआ था, फिफ्थ का सी होगा। और अब ये थोड़ा सा सही है, छोड़िए इसको, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द
नेशन वेर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ, हालांकि अभी इसका आंसर बता चुके हैं, फिर से वही सवाल आ रहा है, तो इसका भी वही आंसर होगा जो पहले मैंने बताया, करेक्ट आंसर 42 होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वर्ड्स में सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना है भाई। पहले जो आएगा आपका क्या आएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक आना चाहिए पहले। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज थर्ड पहले आएगा, देन फोर्थ आएगा सोवरेन, इसके बाद सेकुलर, और उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट आएगा। थर्ड जो होगा वो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड, मतलब दोबारा कब से किस में इलेबोरेट किया गया, किसके बारे में, प्रीएम्बल के बारे में। तो 9 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज डीपीएसपी में सबको इलेबोरेट किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टर्म सेकुलर इंडिया। सेकुलर का मतलब क्या है हमारे देश के, सब वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इंडिया, मतलब इसमें किसी भी रिलीजन को स्पेशली रिकॉग्निशन नहीं दिया गया कि हाँ भाई मतलब एज अ पॉलिटिक के हिसाब से देखा है तो किसी भी स्पेसिफिक रीजन को, इसलिए इंडिया को एज ए सेकुलर कंट्री के नाम से जाना जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। इनमें से मतलब कौन सा थिंग है या बताते हैं कि हाँ इंडिया सच में आपका सेकुलर स्टेट्स है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा जो प्रीएम्बल है वो आपको बताता है कि हाँ भाई, क्योंकि प्रीएम्बल में ये चीज़ मेंशन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक आप पढ़े ही होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बेडेड इन दी प्रीएम्बल ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा कह लीजिए लिबर्टी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जैसे थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक लिबर्टी। तो बेसिकली तीनों मेरे ख्याल से सही है। 12 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नहीं है तो ये इनकरेक्ट होगा, बाकी ये सही है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एंड बिलीफ, यानी कि डी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। और अब आता है अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। कह रहा है सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज सी, सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975, हालांकि 1976 होना चाहिए, गलत है थोड़ा सा, बट इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं किया गया था, क्या, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सोवरेंटी, इंटीग्रिटी। तो 14 का करेक्ट आंसर दैट इज इंटीग्रिटी, बाकी ये सब था पहले से, सॉरी ये सभी उसमें था, इंटीग्रिटी नहीं था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड इन टर्म। अब बड़ा सिंपल है थोड़ा दिमाग, क्योंकि देखिए जो वर्ड बाद में ऐड किया गया वही चीज़ नहीं होगा, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो वर्ड था वो तो हो गई, लेकिन कुछ वर्ड बाद में ऐड हुए थे, जो बाद में ऐड हुए थे वही इसमें हो जाएंगे। कहा कि यही तो कर रहा है ना कि 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं था उस टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 15 का वो आपका ए, सोशलिस्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी अब इसके बाद देखिए इसमें तीनों नहीं था, सेकुलर भी बाद में ऐड हुआ, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट ये तीनों बाद में ऐड हुआ था। तो फर्स्ट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए तो नहीं मुझे लगता है, एंड अगेन रिपीट करते हैं, अगला यहाँ से हमारा पार्ट्स एंड आर्टिकल्स एंड शेड्यूल से होगा। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज लिस्टेड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट वन ऑफ द विच ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की लैंग्वेज पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर दैट इज बी, उर्दू का एज अ स्टेट लैंग्वेज कंसिडर किया, कुछ कुछ स्टेट में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे द टर्म एजुकेशन बिलोंग टू विच, इनमें से किस लिस्ट के अंदर आता है हमारा एजुकेशन। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका कनकरेंट लिस्ट, मतलब इसमें जो है सेंट्रल भी अपना सरकार, मतलब सेंट्रल भी अपने रूल रेगुलेशन इसमें चलाते हैं, अपना लाते हैं, और स्टेट भी लाते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं जैसे एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी अगर बात करें तो सेंट्रल ने उस पर अपना इम्पैक्ट डाला है, बट अगर एजुकेशन की बात करें तो आप दिल्ली गवर्नमेंट का एजुकेशन मॉडल सुनते हैं। इसका मतलब है कि स्टेट का भी इसमें रोल है और सेंट्रल का भी इसमें रोल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, मतलब आज के टाइम में टोटल कितने शेड्यूल हैं वो आपको बताना है। थर्ड का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका 12 होगा। इनिशियली 8 था, आज के टाइम में 12 है। और भाई अगर पार्ट की बात करें तो इनिशियली 22 थे, आज के टाइम में 25 हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, या पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ था वो आपको आंसर करना है। तो बेसिकली फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज आर्टिकल 40 कहता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। करें यहाँ पे सॉरी ये तो हो गया हमारा जी।
यहाँ से अब कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इजी। इंडिया क्या है? इंडिया बेसिकली अगर बात करें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनिशियली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उस टाइम आर्टिकल जो था वो टोटल 395 था। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। रिलेटेबल क्वेश्चन ही क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं ये पूछ भी रहा हूँ, ये फिर मैं बता भी रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स? इनमें से मतलब कौन सा पार्ट डील करता है? देखिए फर्स्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है, सेकंड जो है आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और थर्ड जो है वो आपका फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, और फोर्थ जो है आपका डीपीएसपी के बारे में बात करता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आई थिंक बात करता है। तो यानी कि थर्ड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी। पार्ट 4 बेसिकली हमारा जो है ऑप्शन से ही खेल सकते हैं, डीपीएसपी की बात करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल मेरे ख्याल से 35 से लेकर के 51 के बीच हम लोग आई थिंक पढ़ते हैं, या 36 से लेकर के। अब आते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। करे पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब किस शेड्यूल में मेंशन है, किसके बारे में? पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज़ के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 9th शेड्यूल में मेंशन है। भाई मेरे ख्याल से 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया, जो कि आप देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है ये जितने भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट में से है, एंड आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।